हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू KRK एकेडमी। मैं हूं शेषाद्री। तो आज हम इस वीडियो में CAPF एग्ज़ाम के बारे में कुछ चीज़ें बात करेंगे जो कि अभी 2025 का नोटिफिकेशन आने वाला है 5 मार्च को। तो इस एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम पैटर्न है और सिलेबस क्या है, ठीक है, और एलिजिबिलिटी क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें को लेकर, और फिजिकल और मेडिकल का क्राइटेरिया क्या होते हैं, ठीक है, और इस एग्ज़ाम को कितना स्टेजों में कंडक्ट करती है UPSC, तो ये सारी चीज़ें एक बार ब्रीफली डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जो एग्ज़ाम है UPSC कंडक्ट करती है, UPSC एवरी ईयर, ठीक है। तो इसका जो नोटिफिकेशन है एवरी ईयर आपको मार्च और अप्रैल में आती है एंड अगस्त में एग्ज़ाम रहता है एवरी ईयर इसका, ठीक है। तो चलिए एक बार हम सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो क्या है डिटेल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जो है तो एवरी ईयर UPSC इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करती है और ऑफिसर्स के लिए रिक्रूट करती है UPSC, जो कि CAPF में कितने विंग्स आते हैं, एक है BSF, CRPF, CISF, ITBP एंड SSB। इस पांच विंग में कोई भी एक विंग में डायरेक्ट आप ऑफिसर बन सकते हो, माने डायरेक्ट असिस्टेंट कमांडेंट बन सकते हो, ठीक है। तो जस्ट अ मिनट, यस, तो आप डायरेक्ट असिस्टेंट कमांड बन सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको 2025 एग्ज़ाम जो है उसका नोटिफिकेशन आपको 5 मार्च को आने वाला है एंड लास्ट डेट टू फिल द एप्लीकेशन इज़ 25 मार्च, ठीक है। और एग्ज़ाम जो है वो रहेगा आपको 3 अगस्त, ठीक है। 3 अगस्त को एग्ज़ाम है, 2025 3 अगस्त को एग्ज़ाम है इस साल का, ठीक है। तो इसका जो UPSC इसको कितना स्टेजेस में कंडक्ट कराती है। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है देखते हैं एक बार, ठीक है। तो एग्ज़ाम पैटर्न जो है फॉर CAPF AC, तो देखिए CAPF एग्ज़ाम कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेजेस, 3 स्टेजेस में कंडक्ट करती है UPSC इसको। फर्स्ट स्टेज जो है रिटन, पहला स्टेज जो है वो है रिटन एग्जामिनेशन रहेगा आपको। तो रिटन क्वालिफाई करने के बाद आपको रहेगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, PET बोलते हैं इसको, एंड देन मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल टेस्ट भी रहेगा आपको, ठीक है। तो उसको क्वालिफाई करने के बाद आपको बुलाएंगे आपको पर्सनालिटी टेस्ट के लिए, ठीक है। तो वो रहेगा आपका इंटरव्यू, राइट। आफ्टर दैट देखिए आपको रिटन एग्जाम स्टेज 1 में जो रिटन एग्जाम होती है, ठीक है, तो उसका जो सब्जेक्ट्स क्या है, पेपर्स क्या रहते हैं, देखिए आपको पेपर 1 और पेपर 2 दो रहेंगे, आपको 2 पेपर रहेंगे, ठीक है, पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है। दोनों एग्जाम आपको 1 डे, एक ही दिन में हो जाता है, एक ही दिन में आपको कंडक्ट करते हैं दोनों पेपर का एग्जाम, ठीक है। तो पहला पेपर जो है आपको 250 मार्क्स के लिए रहेगा, 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। ये कम्प्लीटली आपको ऑब्जेक्टिव MCQ बेस रहेगा, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, नीचे 4 ऑप्शन रहेगा, तो कोई एक ऑप्शन आप टिक करके सही आंसर जो है उसको लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। MCQ बेस रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पेपर जो है जनरल स्टडीज, एसे राइटिंग और कॉम्प्रहेंसिव। तो इसमें आपको ग्रामर रहेगा, एसे राइटिंग रहेगा, रिपोर्ट, आर्ग्यूमेंट, ये सारी चीज़ें रहेंगे। ये 200 मार्क्स के लिए रहेगा। इसका जो टाइम है वो दिया गया है आपको 3 आवर्स एंड डिस्क्रिप्टिव कम्प्लीटली आपको लिखना है, ठीक है। इसमें आपको पहला एप्लीकेशन जब भी आप एप्लीकेशन फिल करते हो ना, तो उस टाइम पे आपको चॉइस करना पड़ेगा आपको कौन सा लैंग्वेज आप प्रेफर कर रहे हो, आप हिंदी या फिर इंग्लिश। तो उसी मोड में आपका एग्ज़ाम रहेगा, आपको आप चूज़ करते प्रेफरेंसेस, आप प्रेफर कर सकते हो। आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में रहेगा आपका, कंप्लीट पेपर 1 का जो भी है कंप्लीट हिंदी में आएगा एंड एट द सेम टाइम इंग्लिश में भी रहता है पेपर, ठीक है। तो आप चूज़ कर सकते हो इंग्लिश या फिर हिंदी। और यहाँ पे भी आपको पेपर 2 में भी आपको ऐसे का पोर्शन जो है आप हिंदी या फिर इंग्लिश में लिख सकते हैं, और बाकी सारी चीज़ें तो आपको इंग्लिश में करना है इसमें, ठीक है। तो देखते हैं, तो पेपर 1 का जो सब्जेक्ट्स रहेंगे, देखिए आपको 250 मार्क्स के लिए पेपर 1 जो मैं बताया था यहाँ पे, देखिए 250 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो इस पेपर 1 में जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंसी जो है
पेपर 1 का, तो उसका सब्जेक्ट्स क्या है एक बार देखते हैं हम, ठीक है। तो सब्जेक्ट्स रहेंगे, देखिए आपको लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, माने रीजनिंग का सब्जेक्ट है, रीजनिंग एंड जनरल साइंस। जनरल साइंस में आपको इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है। तो आपको इसमें क्लास एनसीईआरटी से आपको रेफ़र करना पड़ेगा, आपको क्लास 6 से लेके 10th एंड 11th तक आपको कंप्लीट जनरल साइंस की जो बुक्स हैं एनसीईआरटी, तो उसको रेफ़र करना है आपको। और इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, तो इसका इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी एक सब्जेक्ट है, इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करके रहेगा, एंड इकोनॉमी का सब्जेक्ट एक है, तो उससे भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड नेशनल मूवमेंट, ज्योग्राफी में आपको इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड करंट अफेयर्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। करंट अफेयर्स जो है मैंने 1 ईयर की, लास्ट 1 ईयर की, जो अभी मैंने 2024 अगस्त से लेके टिल 2025 जुलाई तक आपको प्रिपेयर करना है करंट अफेयर्स, जो बर्निंग टॉपिक्स है, इवेंट्स जो है इंटरनेशनल या फिर नेशनल इवेंट जो भी है, तो उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट रहेगा आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैंने देखो ये रीजनिंग एंड अर्थमेटिक बोलते हैं इसको, क्या अर्थमेटिक एंड रीजनिंग, ठीक है। तो ये हो गया आपका पेपर 1 के सब्जेक्ट्स। तो इसी में आपको टोटल 125 क्वेश्चंस बनेंगे इसमें, ठीक है, ठीक है, 125 क्वेश्चंस टोटल, ये सारे सब्जेक्ट्स मिला के आपको टोटल 125 क्वेश्चंस आएंगे आपको। और ईच क्वेश्चन कैरीज आपको कितना 2 मार्क्स, 2 मार्क्स। अगर आप गलत करते हैं तो 1/3 नेगेटिव भी जाएगा, माने 0.667 नेगेटिव भी आपको रहेगा, नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। तो अगर सही करते हैं तो 2 मार्क मिलेंगे, अगर गलत करते हैं तो 0.667 माने 1/3 कटेगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट पेपर 2 में क्या क्या सब्जेक्ट है देखिए, जनरल स्टडीज, जनरल स्टडीज एंड एसे राइटिंग एंड कॉम्प्रहेंसिव, ठीक है, 200 मार्क्स के लिए है। एसे राइटिंग जो है माने इसमें आपको देखो पेपर 2 में पार्ट ए एंड पार्ट बी, ठीक है। तो पार्ट ए में आएगा आपको एसे राइटिंग, एसे राइटिंग जो है पार्ट ए, कितने मार्क्स के हैं 80 मार्क्स का, जो आपको माने टोटल आपको 6 एसेस दिए जाएंगे आपको। आउट ऑफ 6 आपको लिखना है कितना, 4 लिखना है आपको, ठीक है। तो 4 लिखना है, कोई भी आप हिंदी या फिर इंग्लिश में लिख सकते हैं इसको, ठीक है। जब आप एप्लीकेशन फिल करते समय जब आप लैंग्वेज प्रेफरेंसेस आप चूज़ करते हो तो उस टाइम पे आप हिंदी या फिर इंग्लिश आप चूज़ कर सकते हो। तो अगर आप हिंदी चूज़ करते हैं तो आपको हिंदी में लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप आपको मैंने हिंदी में अगर अच्छा कमांड है तो ये सारी चीज़ों को लेके, तो जैसे ऐसे राइटिंग का जो कंटेंट होता है, ठीक है, तो आपका जो इंग्लिश हिंदी लिटरेचर अच्छी है, अगर आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो सारी चीज़ों को लेके, तो आप यू कैन चूज़ हिंदी लैंग्वेज और एल्स यू कैन गो विद द इंग्लिश ओनली, ठीक है। तो और उसके बाद देखिए ऐसे राइटिंग के जो टॉपिक्स रहेंगे वो रहेगा आपको सिक्योरिटी इश्यूज़ के रिलेटेड, मैंने इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी के रिलेटेड एंड इकोनॉमी रिलेटेड, जो इकोनॉमी जो चीज़ें हैं, इकोनॉमिक इंडियन इकोनॉमी की चीज़ें जो हैं, तो मैंने बजट वगैरह हो गया, स्कीम्स हो गया, ठीक है, और जो अभी चीज़ें चल रहे हैं, ठीक है, और गवर्नेंस मैंने पॉलिटी, ठीक है, एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक, और मैंने करंट रिलेटेड टॉपिक्स है सारे, इकोनॉमी के रिलेटेड, करंट इकोनॉमी, करंट गवर्नेंस जो करंट पॉलिटी के जो अमेंडमेंट्स और बिल्स जो होते हैं तो रिसेंटली जो हुए हैं, तो उसके ऊपर, एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या क्या नया चीज़ें टेक्नोलॉजी अभी आए हैं, ठीक है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ठीक है, एनवायरनमेंट, क्लाइमेटिक कंडीशंस, एनवायरनमेंट इश्यूज़ जो भी है चल रहे हैं तो उसके बारे में, डिजास्टर मैनेजमेंट, तो ये सारी चीज़ें के ऊपर आपको ऐसे के टॉपिक्स आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आएगा आपको पार्ट बी में आएगा क्या है, पार्ट बी में आपको पार्ट ए का जो है 80 मार्क्स है, ए का, एंड बी का आपको 120 मार्क्स, ठीक है। तो पार्ट ए का आपको रहेगा कितना 80 मार्क्स एंड पार्ट बी का जो है 120 मार्क्स है, ठीक है। तो 120 मार्क्स में क्या क्या रहेंगे आपको, एक रहेगा प्रिसाइज राइटिंग, ठीक है, और रिपोर्ट राइटिंग, ग्रामर एक भूल गए, आर्ग्यूमेंट राइटिंग, ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट राइटिंग में रहेगा आपको। नेक्स्ट वोकैबुलरी का भी
एक आध पूछ लेता है, ठीक है। तो पूरा ग्रामर एंड वोकैबुलरी एंड रिपोर्ट राइटिंग, प्रिसाइज राइटिंग, आर्ग्यूमेंट राइटिंग एंड कॉम्प्रहेंसिव भी रहेगा आपको, पैसेज राइटिंग, ठीक है। तो ये आपका हो गया पेपर 2 का जो है टॉपिक्स एंड चीज़ें जो भी है तो पूछा जाएगा आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है स्टेज 2 है। स्टेज 2 क्या है? जब आप एक बार रिटन क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको रिटन का एग्ज़ाम क्या एक ही दिन में हो जाता है, मैं आपको बताया था ना। तो मॉर्निंग सेशन में आपको पेपर 1 रहेगा और आफ्टरनून सेशन में आपको पेपर 2 रहेगा, ठीक है। तो देन दोनों पेपर जो है तो एक ही दिन में आपको कंडक्ट किया जाएगा। तो उसके बाद जब आप रिटन क्वालिफाई कर लेते हो, ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेज जो है वो है पीईटी, मैंने फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। तो आपको रिटन क्वालिफाई करने के बाद आपको फिजिकल टेस्ट कुछ हैं, तो यूपीएससी जो मैंने टेस्ट करता है बंदा तो फिजिकली फिट है या फिर मेंटली फिट है कि नहीं, ठीक है। तो उसके लिए कुछ इवेंट्स है तो उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा आपको। देखिए मेल एंड फीमेल के लिए अलग अलग है, मैंने कुछ इवेंट्स है, देखते हैं वो क्या है। तो 100 मीटर्स रेस जो है वो 16 सेकंड्स के अंदर ख़त्म करना है मेल के लिए, और फीमेल्स के लिए 18 सेकंड्स के अंदर। 800 मीटर्स रेस भी है और 3 मिनट्स 45 सेकंड्स के अंदर कंप्लीट करना है मेल्स को, और वुमेन के लिए 4 मिनट्स 45 सेकंड्स, ठीक है। तो लॉन्ग जंप एक है, तो लॉन्ग जंप मेल्स के लिए 3.5 मीटर्स 3 चांसेस दिए जाएंगे, ठीक है। एंड फीमेल के लिए 3 मीटर्स जंप करना है लॉन्ग जंप और 3 चांसेस दिए जाएंगे। एंड शॉर्ट पुट जो है वो 2.6 kg का वेट होता है शॉर्ट पुट, तो वो ओनली मेल्स के लिए अप्लीकेबल है। 4.5 मीटर्स वो गोला को फेंकना है, ठीक है। तो यही है, और इसमें वुमेंस के लिए वो नॉट एप्लीकेबल है, ठीक है। तो बस यही है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो ये सारी चीज़ें चेक करते हैं आपको। तो अगर ये क्वालिफाई कर लेते हो देन उसके बाद आपको रहेगा मेडिकल एग्जामिनेशन। तो मेडिकल एग्जामिनेशन में जो फिजिकल टेस्ट होता है तो सेम दिन एक ही दिन में हो जाता है वो भी। तो मेडिकल स्टैंडर्ड जो भी है देखिए एक बार देखते हैं। तो आपको इस एग्ज़ाम लिखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो हाइट है 165 सेंटीमीटर्स मिनिमम होना चाहिए आपको हाइट, ठीक है, मेल्स के लिए। एंड फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर्स। अगर कितना अच्छा भी आप प्रिपेयर कर लो एग्ज़ाम के लिए, अगर ये मिनिमम हाइट की जो रिक्वायरमेंट है तो इस एग्ज़ाम के लिए अगर ये हाइट अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो देन देर इज़ नो यूज़ ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इसीलिए आपको मेरे एज का जो है मैं आपको क्लियरली बता दे रहा हूँ, हाइट का जो है वो 165 सेंटीमीटर्स होना चाहिए मेल्स के लिए, एंड फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर्स, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ठीक है। एंड और उसके बाद आपका चेस्ट चेक किया जाएगा। मेल्स के लिए ओनली एप्लीकेबल होता है विदाउट एक्सपेंशन, विदाउट ब्रीथिंग। आपको ब्रीथिंग से पहले आपको 81 सेंटीमीटर्स एंड आफ्टर एक्सपेंशन आपको 5 सेंटीमीटर्स ऐड करके चेक होती है। तो वो है कितना 86 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो आफ्टर एक्सपेंशन ब्रीथिंग सांस लेने के बाद आपको चेस्ट जो है 5 सेंटीमीटर्स एक्सपेंशन होना चाहिए, ठीक है। तो एंड वेट, मिनिमम वेट जो है 50 kgs होनी चाहिए मेल्स के लिए, एंड फीमेल के लिए 46 kgs। एंड आई साइट आपको मैंने इसमें आपको देखिए आई सेट आपको प्लस और -4 तक एलिजिबल हो। अगर आपको -4 या फिर +4, अगर प्लस एंड -4 तक आप एलिजिबल हो, ठीक है। तो मैंने 6/6 और 6/9, सो विदाउट ग्लासेस, ठीक है। नो कलर ब्लाइंडनेस, नो नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस मैंने आपको मैंने कुछ बच्चों को क्या होता है ना, कुछ कलर्स मैंने रेड रेड जैसे दिखना, तो वो कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, ठीक है। वो नहीं होना चाहिए। हियरिंग एंड अदर मेडिकल रिक्वायरमेंट्स मस्ट बी फिजिकली एंड मेंटली फिट, ठीक है। तो और भी चीज़ें चेक करेंगे, जैसे एल्बो एंगल चेक करेंगे और नॉक नीस, ठीक है। फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, नॉक नीस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और कुछ बच्चों को मैंने स्वेट आता है पाम से और हाथ से, ठीक है। तो वो नहीं, पसीना आता है तो वो नहीं होना चाहिए, तो ड्राई होना चाहिए, ऐसा कुछ क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है। तो वो भी चेक करते हैं। नेक्स्ट स्टेज जो है वो इंटरव्यू, पर्सनालिटी टेस्ट, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट्स दोनों स्टेजों को क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद यूपीएससी उनको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, ठीक है। तो वो डेट्स आएंगे, इंटरव्यू डेट्स, उस टाइम पे वो स्लॉट आपको कौन सा दिन में आपका इंटरव्यू रहेगा, कौन सा स्लॉट में, मॉर्निंग या फिर आफ्टरनून स्लॉट, वो आपको सारी चीज़ें उसी में आपको मैंने मेल में आपको आ जाएगा, ठीक है। तो आपको एक बार रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फिल द डैफ, ठीक है। डैफ माने क्या होता है,
डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जिसमें आपको कंप्लीट आपकी बायोडाटा, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी हॉबीज़, इंटरेस्ट, ठीक है, अवार्ड्स, अचीवमेंट्स, आपकी जो अगर आप स्पोर्ट्स में अगर कुछ ऐसा कुछ नेशनल या फिर इंटरनेशनल कुछ खेले हैं स्पोर्ट्स में तो उसको आपको उसमें डालना है, ठीक है, और आपको प्रेफरेंसेस, आप कौन से फोर्स में जाना चाहते हैं, आपका पहला प्रेफरेंस क्या है, तो प्रेफरेंसेस सबको चूज़ करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी कंप्लीट बने, आपकी रोल नंबर, एड्रेस, ठीक है, आपके कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, और आपकी मदर एंड फादर की डिटेल्स, उनकी सर्विंग में है तो उनकी डिटेल्स आपको अपडेट करना है। तो अगर आप कुछ सर्व कर रहे हैं, इससे पहले कुछ काम कर रहे थे, कुछ अलग जॉब में थे, तो उनकी डिटेल्स भी आपको, सारी डिटेल्स मैंने एडाफ में आपको कंप्लीट A to Z आपकी जो बायोडाटा है वो आपको फिल करना है, ठीक है। तो इसमें आपको वो डैफ से ही आपके क्वेश्चंस बनेंगे आपको इंटरव्यू में। तो आपकी पर्सनालिटी, क्योंकि आपकी नॉलेज तो चेक नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी यू आर क्वालिफाइड, सो देन ओनली यू आर सिटिंग इन द इंटरव्यू, ठीक है। तो इसीलिए आपकी जो पर्सनालिटी टेस्ट है, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड, तो आप अंडर प्रेशर में कैसे आप चीज़ों को हैंडल करोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको लीडरशिप क्वालिटीज चेक करेंगे, ठीक है। तो कंप्लीटली पर्सनालिटी टेस्ट रहेगा। तो वो एक बार आप होने के बाद तो देन फाइनल मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन रिटर्न प्लस इंटरव्यू। तो रिटर्न प्लस इंटरव्यू मार्क्स बेस करके आपका फाइनल लिस्ट बनेगा। तो उसके बाद अगर फाइनल लिस्ट में आपका नाम है सो देन यू विल बी द असिस्टेंट कमांडेंट AC, ठीक है। तो इतना पूरा प्रोसीजर है। अगर आप असिस्टेंट कमांडेंट बनना चाहते हैं, मैंने ग्रेड 1 पोस्ट है एंड गेजेटेड ऑफिसर पोस्ट है, ठीक है। तो इसका ये पूरा प्रोसेस है। तो तीनों स्टेज अगर आप क्लियर कर लेते हैं सो देन यू विल बिकम द असिस्टेंट कमांडेंट, राइट। तो और ये असिस्टेंट कमांडेंट बनने के लिए कुछ एज क्राइटेरिया एंड एलिजिबिलिटी भी रहता है, ठीक है। तो CAPF एग्जाम के लिए कुछ एज एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए आप, ठीक है। एंड नेक्स्ट तो मिनिमम एज जो है सो एज ऑफ 1 अगस्त 2025, तो 1 अगस्त से ही कैलकुलेट करते हैं UPSC CAPF एग्जाम के लिए। तो मिनिमम एज जो है 20 ईयर्स होना चाहिए। माने आप अगर ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हो देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल। अगर आप ग्रेजुएशन फाइनल ईयर कर रहे हैं तो फाइनल ईयर में है तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम, ठीक है। तो मिनिमम आपकी जो एज है तो 20 होना चाहिए एंड मैक्सिमम एज जो है वो 25 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है। 25 ईयर्स एंड एज रिलैक्सेशंस भी है कुछ, मैंने जनरल के लिए मैक्सिमम एज जनरल कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए 25 ईयर्स ही है, ठीक है। तो उसके बाद जो SC OBC, ठीक है, EWC तो जो भी है तो उनको कुछ एज रिलैक्सेशन मिलते हैं, ठीक है। SC ST के लिए 5 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन मैंने 30 ईयर्स मैंने 25 + 5 30 ईयर्स, ठीक है। एंड OBC के लिए 25 + 3 28 ईयर्स, ठीक है। तो OBC के लिए 28 ईयर्स एंड एक्स सर्विसमैन +5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है उनको भी, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं तो उनको भी 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है, तो एज पर UPSC नॉर्म्स, ठीक है। तो और इसमें और एक चीज़ है EWS का कैटेगरी है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है। तो इनके लिए भी मैक्सिमम जो है एज लिमिट 25 ईयर्स ही है, इनका कुछ एज रिलैक्सेशन नहीं रहता, ठीक है। तो एज पर मैंने जनरल कैटेगरी का जो भी एज लिमिट है तो 25 ईयर्स, सो EWS कैटेगरी के लिए भी 25 ईयर्स ही है। बट इनको क्या ना फाइनल मेरिट लिस्ट में कुछ रिलैक्सेशन मिल जाता है, ठीक है। जो भी मैंने EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फाइनल लिस्ट में जो मार्क्स आते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे तो ये हो गया आपका एज लिमिट और क्राइटेरिया जो भी है, ठीक है। एंड क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो मिनिमम ग्रेजुएट होना चाहिए। इस एग्ज़ाम को देना है जो दे सकते हैं वो मिनिमम ग्रेजुएट, ठीक है। तो ग्रेजुएट और एल्स अगर आप ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में है, फाइनल ईयर कर रहे हैं सो देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन, ठीक है। तो मगर आपका एज जो है 20 ईयर्स मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट मैंने एग्जाम पैटर्न, सिलेबस एंड एज क्राइटेरिया एंड एलिजिबिलिटी फॉर दिस एग्जामिनेशन, ठीक है। तो CAPF एग्जाम के लिए तो मिनिमम एज क्राइटेरिया जो भी है तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दिया है। तो एग्जाम पैटर्न कैसे रहेगा और सिलेबस क्या है,
ठीक है। तो क्या क्या टॉपिक्स आएंगे, एक कंप्लीट आपको एक ओवरव्यू है, ठीक है। तो इसको लेके आप मैंने प्रिपेयर कर सकते हो जो भी। चलिए दोस्तों, अगला वीडियो में फिर से मिलते हैं, तो तब तक रहता हूँ मैं। धन्यवाद, थैंक यू।